हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जहां पर हम नेशनल एंड स्टेट पार्टीज के बारे में समझेंगे। आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे नेशनल पार्टीज के साथ। हमारे आज के लेक्चर का नाम है इंट्रोडक्शन टू नेशनल पार्टीज। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू नेशनल पार्टीज, जहां पर मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी नेशनल पार्टीज से। हम ये समझेंगे कि नेशनल पार्टीज क्या होती हैं। इसके बाद हमारा दूसरा और आखिरी टॉपिक होगा क्राइटेरिया टू बिकम अ नेशनल पार्टी। यहाँ पर हम उन क्राइटेरियाज के बारे में समझेंगे, उन कंडीशंस के बारे में समझेंगे जिन्हें फुलफिल करना पड़ता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नेशनल पार्टीज। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, Democracies that follow a federal system tend to have two kinds of political parties. Parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of the federation. मतलब कि वो सभी डेमोक्रेसीज जो एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं, वहां पर हम आमतौर पर दो तरीके के, दो प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज को देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ एक ही फेडरल यूनिट में प्रेजेंट होती हैं। फेडरल यूनिट का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा देश है, हमारे देश में काफी सारी स्टेट्स हैं, तो उन सभी स्टेट्स को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? फेडरल यूनिट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो एक फेडरेशन में जितने भी यूनिट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फेडरल यूनिट्स कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वो सभी डेमोक्रेसीज जो कि एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है, वहां पर ज्यादातर दो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज देखी जा सकती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ एक ही फेडरल यूनिट में प्रेजेंट होती हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो कि बहुत सारी, मतलब सेवरल या फिर सभी फेडरल यूनिट्स में प्रेजेंट होती हैं एक फेडरेशन में। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी दो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इंडिया में दो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें सबसे पहली पार्टी को हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, और दूसरी पता है कौन सी होती है? दूसरी होती है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कौन सी होती है? ये वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है। ये काफी बड़ी और एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। वहीं पर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती हैं? ये छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो ज्यादातर वोट्स से जीत नहीं पाती हैं, जिनके पास ज्यादा वोट शेयर नहीं आते हैं, जिनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं होते हैं। उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करती है, इसीलिए उन्हें हम अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कहते हैं। अब ये जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें दो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज, और उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज। जी हाँ, स्टेट पार्टीज भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज का ही एक हिस्सा है। ये भी एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। आपने कई जगहों पर ये पढ़ा होगा, ये सुना होगा कि सिर्फ नेशनल पार्टीज ही रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं, या फिर ये सुना होगा कि हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज सिर्फ नेशनल पार्टीज को कहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे देश में नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज दोनों ही रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज में आती हैं। तो हमारे देश में क्या है? एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं और दूसरी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज में नेशनल एंड स्टेट पार्टीज आती हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पार्टीज का स्टेटस हासिल करती हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट पार्टी का स्टेटस हासिल करती हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं। यहाँ पर भी इन्हीं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ही लिखा है। यहाँ ऊपर क्या लिखा था?
कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक स्टेट में मौजूद होती हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज को हम क्या कह सकते हैं? स्टेट पार्टीज। वहीं पर नीचे क्या लिखा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो ज्यादा से ज्यादा या फिर सभी फेडरल यूनिट्स में प्रेजेंट होती हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज को हम क्या कह सकते हैं? नेशनल पार्टीज। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे इन दोनों का। तो हमारे देश में जो टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी है, ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो हमारे देश में टीएमसी क्या है? ये एक स्टेट पार्टी है। वहीं पर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी क्या है? ये एक नेशनल पार्टी है। क्यों ये नेशनल पार्टी है? क्योंकि ये कई सारी स्टेट्स में रूल करती है और ये कई सारे यूनिट्स में हमारे देश में प्रेजेंट है। इसीलिए यहाँ पे बीजेपी क्या है? नेशनल पार्टी। और टीएमसी क्या है? एक स्टेट पार्टी। और ऐसे ही बाकी फेडरल सिस्टम्स में भी फॉलो किया जाता है डेमोक्रेसीज में, जहां पर इन्हीं दोनों प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज को देखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और नेशनल पार्टीज एंड रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को अच्छे से समझ लेते हैं और शुरू करते हैं नेशनल पार्टीज के साथ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिखा है that there are some country-wide parties which are called national parties. National parties हम किन पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं? हम उन पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टीज कहते हैं जो कि कंट्री वाइड पार्टीज होती हैं। मतलब कि वो पूरे देश में मौजूद होती हैं। हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हम नेशनल पार्टीज कहते हैं। यहाँ पर आगे क्या लिखा है? These parties have their units in various states. ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको हम नेशनल पार्टीज कहते हैं, इनके यूनिट्स वेरियस स्टेट्स में मौजूद हैं। मतलब देश के डिफरेंट स्टेट्स में इनके यूनिट्स हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी एक नेशनल पार्टी है। तो हमारे देश के कई सारे स्टेट्स में आप बीजेपी का कोई ना कोई यूनिट देख सकते हैं, उनका ऑफिस देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी नेशनल पार्टीज होती हैं, उनके जो यूनिट्स होते हैं वो वेरियस स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से इन्हें कंट्री वाइड पार्टीज बोला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग अलग स्टेट्स में मौजूद हैं तो इनकी पॉलिसीज डिफरेंट होगी पार्टी से, इनके प्रोग्राम्स डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? By and large, all these units follow the same policies, programs and strategy that is decided at the national level. ये सभी यूनिट्स सेम पॉलिसीज को, सेम प्रोग्राम्स को, सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं जो कि नेशनल लेवल पर डिसाइड करी जाती है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप डिसाइड करती है नेशनल लेवल पर, जो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो भी उनके प्रोग्राम्स है, जो भी उनकी पॉलिसीज है, सभी यूनिट्स चाहे वो किसी भी स्टेट में मौजूद हो, सभी यूनिट्स उन पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को और स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। ठीक है? और इसीलिए इन पार्टीज को हम नेशनल पार्टीज कहते हैं। तो नेशनल पार्टीज कौन सी पार्टीज होती हैं? ये वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कंट्री वाइड मौजूद होती हैं, इनके यूनिट्स वेरियस स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये सभी यूनिट्स सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं जो नेशनल लेवल पर डिसाइड करी जाती है। तो ये तो बात हो गई नेशनल पार्टीज की। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के बारे में। यहाँ पर हमारा पॉइंट लिखा है that every party in the country has to register with the election commission. अब हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है इलेक्शन कमीशन में। मतलब कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करवाया है इलेक्शन कमीशन में। कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो कि रजिस्टर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 10 लोग एक साथ आए, उन्होंने एक पार्टी को फॉर्म कर लिया, अब वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा चाहिए तो आपको इलेक्शन कमीशन में जाकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करवाना होगा। इसीलिए हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सभी रजिस्टर्ड पार्टीज में आती हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है? While the commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties.
अब वैसे तो हमारे इलेक्शन कमीशन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वली बराबरी से ट्रीट करती है, लेकिन हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो कुछ बड़ी और एस्टैब्लिश्ड पार्टीज को स्पेशल फैसिलिटीज देती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश में काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है और वो सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, इतनी ज्यादा उनके फॉलोअर्स नहीं है, ठीक है, वो इलेक्शंस में जीत नहीं पाती हैं। इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा बड़ी है या फिर एस्टैब्लिश्ड है, मतलब उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, वो सीट्स जीतते हैं, उनका वोट शेयर अच्छा होता है, या जो पॉलिटिकल पार्टीज पूरे देश में प्रेजेंट है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को फिर क्या किया जाता है, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है, ठीक है। और ये फैसिलिटीज कौन देती है? हमारी इलेक्शन कमीशन। अब ये सभी स्पेशल फैसिलिटीज में से एक सबसे स्पेसिफिक, जो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी इन पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती है, वो क्या है? That these parties are given a unique symbol. इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक यूनिक सिंबल दिया जाता है, एक यूनिक चुनावी चिन्ह दिया जाता है, और ये सिंबल और कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक भी है यहाँ पे इन पार्टीज का, क्योंकि इनको क्या दिया जाता है? एक यूनिक सिंबल दिया जाता है। एंड only the official candidates of that party can use that election symbol. और सिर्फ वही कैंडिडेट्स इन सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उस पार्टी के तरफ से खड़े हो रहे हैं। मतलब अगर इलेक्शंस हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको एक यूनिक सिंबल मिला हुआ है, उस पॉलिटिकल पार्टी से जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ होगा, सिर्फ वही कैंडिडेट उस सिंबल को यूज कर सकता है, और कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी दूसरा कैंडिडेट उस सिंबल को यूज नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से यूनिक सिंबल दिया जाता है, पहचान दी जाती है इन पॉलिटिकल पार्टीज को। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी का लोटस एक यूनिक सिंबल है उस पार्टी के लिए, वैसे ही आईएनसी का एक हैंड है, ठीक है, टीएमसी का फ्लावर्स इन ग्रास है, एंड बीएसपी का एक एलिफेंट है। तो इस तरीके से डिफरेंट इलेक्शन सिंबल्स दिए जाते हैं, यूनिक सिंबल्स दिए जाते हैं इन लार्ज एंड एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कि स्पेशल फैसिलिटीज का ही एक हिस्सा है। तो कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी कैंडिडेट इस सेम सिंबल को यूज नहीं कर सकती है। अब आगे क्या लिखा है? Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the Election Commission for this purpose. मतलब कि इलेक्शन कमीशन जिन पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करती हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज को ये प्रिविलेजेस और स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं। और इलेक्शन कमीशन किन पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करती हैं? उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि नेशनल पार्टीज होती हैं या फिर स्टेट पार्टीज होती हैं। तो नेशनल पार्टीज को और स्टेट पार्टीज को इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करती है और उनको प्रिविलेजेस एंड स्पेशल फैसिलिटीज देती है। और इन्हें इलेक्शन कमीशन कैसे रिकॉग्नाइज करती है, कैसे पहचान देती है? एक यूनिक सिंबल की मदद से। तो एक तरीके से एक यूनिक सिंबल देख के इलेक्शन कमीशन इन पॉलिटिकल पार्टीज को एक पहचान देती है, और इसी वजह से इन पॉलिटिकल पार्टीज को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या डिफरेंस है? इसके बीच में ये डिफरेंस है कि जो भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनको स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं, उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं, उन पार्टीज को यूनिक सिंबल्स दिए जाते हैं, उनको रिकॉग्निशन दिया जाता है। वहीं पर जो हमारी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो छोटी पार्टीज होती हैं, उनको कोई भी यूनिक सिंबल नहीं दिया जाता है, उनको टेम्पररी सिंबल दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज बिना सिंबल के इलेक्शंस में लड़ती हैं, नहीं, उनको सिंबल्स दिए जाते हैं, लेकिन टेम्पररी सिंबल्स दिए जाते हैं। मतलब कि उन सिंबल्स को कोई और दूसरा कैंडिडेट, कोई और पॉलिटिकल पार्टी यूज कर सकती है, लेकिन यहाँ पर इन यूनिक सिंबल्स को कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यूज नहीं कर सकती है।
और ये जो सिंबल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से पहचान देते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को। और यही मेजर डिफरेंस होता है रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। तो इसी के साथ हमने नेशनल पार्टीज का मतलब भी समझ लिया है और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब भी समझ लिया है। और यहाँ पर हमारा ये सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू नेशनल पार्टीज, यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और आखिरी टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है क्राइटेरिया टू बिकम अ नेशनल पार्टी। तो देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है, The Election Commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats that a party must get to be a recognized national party। मतलब कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने काफी डिटेल में कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं। किस बारे में क्राइटेरियाज दिए हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ वोट्स एंड सीट्स किसी एक पार्टी को मिलने चाहिए अगर उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरियाज लिखे हैं और ये क्राइटेरियाज क्यों दिए गए हैं, ताकि हमें ये पता हो कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेशनल पार्टी के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। यहाँ पर लिखा है, if a party secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha। तो ये एक सिंगल क्राइटेरिया है, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या कहता है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा इलेक्शंस या फिर असेंबली इलेक्शंस में कम से कम 4 स्टेट्स में जो भी टोटल वोट्स होंगे हर एक स्टेट में, उन टोटल वोट्स का जो 6% होगा, 6% उनका वोट शेयर होना चाहिए या 6% से ज्यादा उनका वोट शेयर होना चाहिए उन चारों स्टेट्स में, और तभी वो पॉलिटिकल पार्टी ये एक पार्ट क्राइटेरिया का फुलफिल कर पाएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कोई 4 स्टेट्स ले लेते हैं, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। तो अब ये 4 स्टेट्स हैं हमारी। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर नेशनल पार्टी बनना है, उसे ये एक पार्ट फुलफिल करना है, तो उसे इन चारों ही स्टेट्स में, ठीक है, इन चारों ही स्टेट्स में जो भी टोटल वोट आए होंगे, मतलब उत्तर प्रदेश में जितने वोट्स आए होंगे उन टोटल वोट्स में से 6% कम से कम उस पार्टी को मिलना चाहिए। सिमिलरली बाकी की तीनों स्टेट्स में भी जो भी टोटल वोट्स आए होंगे उन टोटल वोट्स में से 6% वोट्स या उससे ज्यादा वोट्स उस पार्टी को मिलने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है 4 स्टेट्स में, तो वो पॉलिटिकल पार्टी इस एक पार्ट को क्वालिफाई कर जाएगी, ठीक है, मतलब इसको अचीव कर लेगी। अब इसके बाद दूसरा पार्ट क्या कहता है कि इस क्राइटेरिया के साथ साथ उस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 4 सीट्स चाहिए होंगे लोकसभा में, मतलब उनको लोकसभा में 4 एमपीज चाहिए होंगे, लोकसभा में 4 सीट्स उस पॉलिटिकल पार्टी को जीतनी होगी। जब ये दोनों ही पार्ट्स फुलफिल होंगे तो ये एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। पहला क्या है कि एटलीस्ट 6% उनका वोट शेयर होना चाहिए टोटल वोट्स में से 4 स्टेट्स में, ठीक है, और दूसरा क्या कहता है कि 4 सीट्स उनको चाहिए होंगी लोकसभा में, मतलब 4 उनको एमपीज चाहिए होंगे लोकसभा में, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। अब आपके चैप्टर में तो बस ये एक ही क्राइटेरिया दिया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 2 और क्राइटेरियाज दिए हैं नेशनल पार्टीज के लिए, तो एक बार हम उन्हें भी समझ लेते हैं। तो हमारा अगला क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, इफ अ पार्टी विंस एटलीस्ट 2% ऑफ द लोकसभा सीट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो भी हमारी टोटल लोकसभा में सीट्स हैं उसमें से 2% सीट्स भी वो ले आती है 3 स्टेट्स में से, तो वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगी, ठीक है। हमारी टोटल लोकसभा में कितनी सीट्स है, 543, उसका 2% अगर हम निकाले तो लगभग हमें मिल जाएगी राउंड ऑफ करके 11 सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 3 स्टेट्स में 11 सीट्स ले आती है लोकसभा में तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। तो अगर हमारी कोई 3 स्टेट्स हैं, तो मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है
वो महाराष्ट्र में 4 सीट्स जीती, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी 4 सीट्स वो जीत गई और असम में वो 3 सीट्स जीत गई। तो यहाँ पे 3 स्टेट्स में वो टोटल 11 सीट्स जीत गई। 11 सीट्स क्या है, 2% है लोकसभा की टोटल सीट्स का। तो यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी क्या कर जाएगी, अचीव कर लेगी इस क्राइटेरिया को और वो नेशनल पार्टी का दर्जा उसे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्राइटेरिया क्या कहता है। If a party is recognized in at least 4 states as a state party, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है तो वो पॉलिटिकल पार्टी भी नेशनल पार्टी कहलाएगी। तो अगर इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया कोई पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल कर देती है तो वो एक नेशनल पार्टी कहलाएगी, एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी कहलाएगी। इसके कई एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट क्राइटेरिया की तो बीजेपी, आईएनसी ये पॉलिटिकल पार्टीज ने फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। वहीं पे अगर हम बात करें एनपीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज की तो उस पॉलिटिकल पार्टीज ने थर्ड क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। तो इस तरीके से कई पॉलिटिकल पार्टीज जो इनमें से एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर देती हैं वो नेशनल पार्टी का दर्जा पा लेती हैं। अगर आपके एग्जाम में क्राइटेरियाज का नेशनल पार्टी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप फर्स्ट क्राइटेरिया ही लिखकर आना, क्योंकि यही आपके चैप्टर में दिया गया है। इसके 2 पार्ट्स को आप 2 डिफरेंट पॉइंट्स में लिखकर आ सकते हैं। तो इसी के साथ हमने क्राइटेरियाज को भी समझ लिया है और हमारा ये दूसरा और आखिरी टॉपिक भी यहीं पर खत्म होता है। तो बस इसी के साथ हमने दोनों ही टॉपिक्स अच्छे से समझ लिए हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।